अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपका दिन में कभी न कभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के किसी न किसी प्रोडक्ट से पाला जरूर पड़ता होगा। रोड पर दौड़ती गाड़ियों पर नजर डाले तो टाटा मोटर्स, हवा में उड़ते प्लेन्स को देखे तो एयर इंडिया पर नजर जाती है, और यहाँ का आइकॉनिक ताज होटल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे टाटा ग्रुप ही ओन करता है। पावर से लेकर फैशन तक और चाय से लेकर नमक तक टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही राज है। पूरे इंडिया के अंदर छोटी बड़ी 100 से ज्यादा कंपनीज है जो टाटा ग्रुप के अंदर आते हैं। अब यहाँ आपको लगता होगा कि ये सब सक्सेस रतन टाटा की हिम्मत और विजन से आई है। हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन तो जरूर है, लेकिन ये एम्पायर जो आज हम देखते हैं, इसकी कामयाबी की कड़िया 150 साल पीछे जाकर मिलती है। आज की इस वीडियो में हम इस कहानी को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक विजनरी ने अपने सपने को सच कर दिखाया और टाटा ग्रुप को बनाया एक ग्लोबल पावर हाउस। फैक्टो फार्मा के वीडियोज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट्स 150 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है, जबकि 100 से ज्यादा कंट्रीज में टाटा ग्रुप अपने ऑपरेशन खुद ही मैनेज करते हैं। 2024 के एस्टिमेट के मुताबिक टाटा ग्रुप का कैपिटल $403 बिलियन है, जो इंडियन करेंसी में 33,500 अरब रुपए होते हैं। ये पैसा इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान जैसे देशों पर जितना कर्जा है उसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार उतारा जा सकता है। गाड़ियां हो या ज्वेलरी, नमक हो या पत्ती, एयरलाइन इंडस्ट्री से लेकर रियल एस्टेट सर्विसेज तक, टाटा ग्रुप 24 से ज्यादा प्रोडक्ट या सर्विसेज में अपना पैर जमाए बैठा है। कामयाबी के इस सफर की शुरुआत रतन टाटा के दादा ने नहीं बल्कि परदादा जमशेदजी टाटा ने आज से 156 साल पहले सिर्फ 21,000 रुपए से किया था। जमशेदजी अपने फादर के साथ कॉटन के ट्रेडिंग का काम करते थे और 1868 में जब वो 29 साल के थे तब वो अपनी खुद की एक ट्रेडिंग कंपनी की बुनियाद रखी। जो कॉटन वो बेचते थे वो ज्यादातर एक्सपोर्ट होती थी और उनमें से कुछ टेक्सटाइल मिल खरीदकर उसे कपड़े के रूप में बेचती थी। इस तरह जमशेदजी को आइडिया आया कि वो कॉटन को सेल करने के साथ साथ टेक्सटाइल मिल भी लगा ले, लेकिन मिल लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और इतने पैसे एक नए बिजनेस में लगाना काफी रिस्की था। उस वक्त चिंचपोकली में एक ऑयल मिल काफी नुकसान में जा रही थी और अल्टीमेटली वो बैंकरप्ट भी हो चुकी थी। तो उन्होंने उस ऑयल मिल को सस्ते दामों में खरीदकर उसे कॉटन मिल में कन्वर्ट करके उसे चलाने लगे। उस मिल को अलेक्जेंड्रा नाम दिया गया। 2 सालों के बाद वो जो मिल नुकसान में जा रही थी उसको प्रॉफिट में बेचा और एक नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जितने पैसे जमा कर लिए। उस वक्त बॉम्बे कॉटन के मार्केट का घर था, जिसको कॉटन ऑपोलिस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। जमशेदजी का ताल्लुक खुद भी बॉम्बे से ही था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी नई कॉटन मिल बॉम्बे से 770 किलोमीटर दूर नागपुर में बैठाया। इस नई मिल को इम्प्रेस मिल नाम दिया गया, जिस पर बॉम्बे के लोगों ने बॉम्बे से इतना दूर कॉटन के मिल बैठाने पर उनको बहुत ताने भी दिए। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि जब बॉम्बे कॉटन मार्केट का हब है तो जमशेदजी ने नागपुर में मिल क्यों बैठाया। पर वक्त ने ये साबित कर दिया कि जमशेदजी का ये फैसला बहुत ही अच्छा था। पहला ये कि रॉ मटेरियल यानी कॉटन के फसलें ज्यादातर नागपुर के करीब ही होती थी, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल के सप्लाई में इनको कोई दिक्कत नहीं होता था। दूसरा रीजन था वाटर सप्लाई। कॉटन के कपड़े बनाने के दौरान बहुत सारा पानी का जरूरत होता है और नागपुर के पास कई नदियां और झीलें हैं, जिसकी वजह से पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं था। तीसरी वजह थी मजदूरों की कोई कमी नहीं, क्योंकि बॉम्बे जैसे शहरों में मजदूरों की डिमांड काफी ज्यादा थी। इसी वजह से वहाँ अक्सर मजदूरों की कमी रहती थी और शहर महंगा होने की वजह से वहाँ पर उनका रेट भी काफी ज्यादा था। पर नागपुर में बेरोजगारी ज्यादा होने से यहाँ रेट बहुत कम और मजदूरों की संख्या काफी ज्यादा थी। अब क्योंकि इस एरिया में पहले कोई कॉटन मिल नहीं था, इसी वजह से वहाँ के मजदूर ज्यादा ट्रेंड नहीं थे, उन पे मेहनत करने की जरूरत थी। जमशेदजी ने देखा कि वर्कर्स काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और बात बात पर छुट्टी कर लेते हैं और ज्यादातर दिनों में ऐसा होता था कि 20% वर्कर्स छुट्टी पर ही होते थे। ये बात जमशेदजी टाटा को बहुत ही ज्यादा परेशान किए रखती थी, लेकिन उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए आज से 150 साल पहले एक ऐसा तरीका अपनाया जो आज के मॉडर्न युग में भी उपयोग करना काफी मुश्किल दिखाई देता है। उन्होंने वर्कर्स को डांटने और उनकी सैलरी कट करने के बजाय उन्हें अच्छी फैसिलिटी देने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस की कि उनके फैक्ट्री के तमाम वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी, उनकी मेडिकल इंश्योरेंस भी की गई और उनके एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट डे और फैमिली डे भी रखे गए।
बेहतरीन काम करने वाले वर्कर्स को सबके सामने इनाम भी दिया जाता था। ये सब आज के दौर में तो समझ आता है, लेकिन उस वक्त ऐसा करना किसी ख्वाब से कम नहीं था। और मजे की बात यह है कि उनकी ये स्कीम काम भी कर गई। वर्कर्स कंपनी को अपनी कंपनी समझकर काम करने लगे। जमशेदजी का मानना था कि इंडिया को मजबूत बनाने के लिए हर चीज का इंडिया में मैन्युफैक्चर होना बहुत ही जरूरी है, और अपना यही मिशन लिए वो कोशिश करते गए। उन्होंने कई और नई कंपनी भी लगानी शुरू की। उस वक्त सिल्क बहुत ही प्रीमियम कपड़ा समझा जाता था, और उनमें से फर्स्ट क्लास सिल्क फ्रांस से इंपोर्ट होता था। फ्रेंच सिल्कवर्म पूरी दुनिया में बेहतरीन सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती थी। जमशेदजी फ्रांस गए और वहां से फ्रेंच सिल्कवर्म की ब्रीड को इंडिया लेकर आए, लेकिन समस्या ये थी कि ये सिल्कवर्म सिर्फ यूरोप के क्लाइमेट में ही अच्छी प्रोडक्शन दे पाती थी। इंडिया में उनका सरवाइव करना काफी मुश्किल था। इसके लिए जमशेदजी ने इंडिया के बेंगलोर में एक सिल्क फार्म बनाया, जहाँ का क्लाइमेट इस खास सिल्कवर्म के लिए बेहतर तो था, लेकिन परफेक्ट नहीं। शुरुआत में उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि सिल्कवर्म में अक्सर बीमारियां लग जाया करती थी। इन समस्याओं को सुधारने के लिए पहली बार कंट्रोल एनवायरनमेंट में सिल्कवर्म फार्मिंग का कंसेप्ट जमशेदजी टाटा ही लेकर आए। खुशकिस्मती से ये एक्सपेरिमेंट काम भी कर गया। इस तरह जमशेदजी टाटा सिल्क के रूप में इंडिया को बेहतरीन सिल्क बनाने के काबिल बना दिया। आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े सिल्क प्रोड्यूसर में से एक है, और ये सब उन पहले एक्सपेरिमेंट, इन्वेंशंस और रिसर्च की वजह से मुमकिन हो पाया है। उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। जमशेदजी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को टारगेट किया और 1885 में पुडुचेरी में एक नई कंपनी बनाई, जिसका मकसद सिर्फ इंडियन टेक्सटाइल को फ्रेंच कॉलोनी के बीच इंट्रोड्यूस करना था। लेकिन ये आइडिया कम डिमांड की वजह से कामयाब नहीं हुआ। कॉटन के अलावा वो अपना नेटवर्क और भी बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडिया में जो भी चीज इस्तेमाल होता हो वो पूरी तरह से इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो। उनके टोटल 4 ख्वाब थे: आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग, होटल एजुकेशन और हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक प्लांट। और होटल ही ऐसा सपना था जिसको वो पूरा होते दिख पाए, और ये था द ताजमहल होटल, जो 1903 में कंप्लीट हुआ। जब ताजमहल होटल पहली बार खोला गया तो ये इंडिया का ऐसा पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था। इसके अलावा अमेरिकन फैंस, जर्मन एलिवेटर्स और टर्किश बाथरूम इसमें इंस्टॉल किए गए। शुरुआत में ताजमहल होटल के रूम का रेंट सिर्फ 13 रुपए हुआ करता था, जिसमें अटैच बाथरूम भी शामिल था। ताजमहल होटल खोलने के पीछे क्या वजह थी, इसके पीछे कई कहानियां मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार जमशेदजी को बॉम्बे के मशहूर वाटसन होटल में, जिसको आज एक्सप्लेनेड होटल भी कहा जाता है, उसमें जाने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए बनाया गया था। इसी वजह से उन्होंने ताजमहल होटल बनाने का फैसला किया। इस कहानी को चार्ल्स एलन नामक एक राइटर झूठा करार दिया और लिखा कि जमशेदजी इतनी छोटी सी बात को दिल पर नहीं ले सकते थे, बल्कि उनको अपने शहर बॉम्बे से काफी ज्यादा लगाव था और वो अपने होम टाउन को एक गिफ्ट देना चाहते थे। ताजमहल होटल को इस तरह से डिजाइन किया गया कि उसके हर रूम से समुद्र का नजारा इस तरह से दिखाई दे कि ऐसा लगे कि होटल समुद्र के ऊपर फ्लोट कर रहा हो। उस दौर में ब्रिटिश पूरे इंडिया में तेजी से रेल नेटवर्क बिछा रहे थे, जिसमें लगने वाले हजारों लाखों टन लोहा ब्रिटेन से इंपोर्ट किया जाता था। जमशेदजी का ख्वाब था कि वो इंडिया में स्टील का उत्पादन करे। इसके लिए उन्होंने पूरे इंडिया में स्टील बनाने के लिए आयरन सोर्स को ढूंढना शुरू कर दिया। 17 सालों तक लगातार तलाश के बाद बे ऑफ बंगाल में इसके रिसोर्सेस मिल गए। 1899 में वहां पर स्टील प्लांट की नींव रखी गई, लेकिन बदकिस्मती से स्टील बनते देखना जमशेदजी के नसीब में नहीं था। 1904 में जमशेदजी की डेथ हो गई और उनके अधूरे विजन को आगे बढ़ाने के लिए उनके बेटे दोराबजी टाटा को मैदान में आना पड़ा। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए 1907 में आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना कर दी गई, जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। ये एशिया का सबसे पहला स्टील प्लांट था और वर्ल्ड वार 1 में इसी प्लांट के जरिए अंग्रेजों ने अपने स्टील के डिमांड को पूरा किया। दोराबजी टाटा के देखरेख में टाटा ग्रुप काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। 1910 में टाटा पावर के नाम से इंडिया की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी की स्थापना की गई, जहां पर नेचुरल वाटरफॉल्स और आर्टिफिशियल लेक की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी और कई बड़ी कंपनियों को यहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलने लगी। उस वक्त क्योंकि साइंस पूरी दुनिया में तरक्की कर रही थी और टाटा ग्रुप किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि इंडिया पीछे रहे, इसलिए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की बुनियाद रखी, ताकि साइंस और रिसर्च की फील्ड में दुनिया का मुकाबला किया जा सके। और इसी इंस्टीट्यूट ने इंडिया को अपना पहला कंप्यूटर और पहला एयरक्राफ्ट बनाने में काफी मदद भी की।
टाटा ग्रुप खुद भी तरक्की नहीं कर रहा था, बल्कि वर्कर्स के लिए ऐसी फैसिलिटी ला रहे थे जिसे दुनिया में कोई और कंपनी नहीं अपना रही थी। वर्कर को शिफ्ट को 8 घंटे फिक्स किया गया ताकि वो जल्दी अपना ड्यूटी करके वापस अपने घर जा सके और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सके। और आज ये पॉलिसी जो आज से 100 साल पहले इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, वो पूरी दुनिया में काम कर रही है। यहाँ दुराबजी टाटा की भी जिंदगी को फुल स्टॉप लग गया और 1932 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन इन 28 सालों में उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील, पावर, साइंस और भी कई महारतों से नवाजा था। दुराबजी के बाद टाटा ग्रुप की जिम्मेदारियां उनके एक फैमिली मेंबर जे.आर.डी. टाटा के हाथों में आ गई। जे.आर.डी. टाटा एविएशन में एक्सपीरियंस रखते थे, इसीलिए टाटा ग्रुप का कमान उनके हाथों में आते ही उन्होंने ये तय कर लिया कि वो इंडिया को अपनी एयरलाइन देंगे। जे.आर.डी. टाटा ने जे.आर.डी. एयरलाइन की बुनियाद रखी, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। भारत को अपनी एयरलाइन मिल चुकी थी, जिसकी पहली फ्लाइट को खुद एज ए पायलट जे.आर.डी. टाटा ने उड़ाया और इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल पायलट होने का खिताब अपने नाम कर लिया। लेकिन भारत में मौजूद काफी फैक्ट्रीज को भारत सरकार अपने कब्जे में ले लिया। इसमें टाटा एयरलाइन भी थी और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। बारी थी केमिकल इंडस्ट्री की। जे.आर.डी. टाटा ने महसूस किया कि भारत में केमिकल इंडस्ट्री तो मौजूद है, लेकिन उनको अपने काम को पूरा करने के लिए ज्यादातर इम्पोर्टेड केमिकल्स को दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, जैसा कि ग्लास, साबुन और सर्फ जैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए कास्टिक सोडा और सोडा एसिड की जरूरत थी। मगर ये केमिकल इंडिया में प्रोड्यूस नहीं किए जाते थे, उनको दूसरे देशों से इम्पोर्ट किया जाता था। इसी वजह से 1939 में टाटा केमिकल एक कंपनी खोली गई जो इंडिया के लिए तमाम केमिकल्स खुद ही प्रोड्यूस करती थी। इस कंपनी ने फर्टिलाइजर और दूसरे सेक्टर में इंडिया को ग्रो करने में काफी मदद की। इसके बाद फिर से जे.आर.डी. टाटा ट्रांसपोर्टेशन का रुख किया, ट्रक और इंजन बनाने वाली कंपनी की शुरुआत की, जिसे आज टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। टाटा मोटर्स कई मॉडल के ट्रक, कार और दूसरे व्हीकल्स बनाती है। टाटा मोटर्स आज भी इंडिया के मोटर सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम है और यहाँ से गाड़ियाँ साउथ अफ्रीका भी भेजी जाती है। उसके बाद 1960 में जब कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में दुनिया बढ़ रही थी, तो टाटा ग्रुप भी पीछे नहीं रहा। उन्होंने इंडिया के सबसे पहली सॉफ्टवेयर और IT कंपनी TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बना दी। 1984 में जे.आर.डी. टाटा ने महसूस किया कि भारत में लोग चाय बहुत ही शौक से पीते हैं, इसीलिए टाटा ग्रुप ने चाय के डिमांड को पूरा करने के लिए भी कदम उठाया। उन्होंने टाटा टी नाम से एक कंपनी की शुरुआत की और वो कंपनी दुनिया के चाय बनाने वाली कंपनी के नाम में एक बहुत बड़ा नाम है। इसके साथ साथ जे.आर.डी. टाटा अब बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने बिजनेसेस को कमान को संभालने के लिए अपने जिंदगी में ही एक अपने फैमिली मेंबर को USA से इंडिया बुलाया। ये फैमिली मेंबर कोई और नहीं बल्कि सर रतन टाटा जी थे। शुरुआत में रतन टाटा को सिर्फ टाटा स्टील में जिम्मेदारियां दी गई और उन्होंने टाटा स्टील को लॉस से निकालकर प्रॉफिट में पहुंचा दिया। जे.आर.डी. टाटा बहुत ही इम्प्रेस हुए और इसी वजह से उन्होंने 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। रतन टाटा क्योंकि वो मॉडर्न सोच के थे, इसीलिए वो हर चीज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने चेयरमैन बनते ही ये सोचा, टाटा मोटर्स कार और ट्रक तो बनाती है, लेकिन आज भी कोई एक ऐसी गाड़ी नहीं है जिसकी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती हो, यानी कुछ न कुछ पार्ट बाहर से इंपोर्ट करने ही पड़ते थे। इसीलिए टाटा मोटर्स ने एक नया कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया और 1998 में इंडिया की पहली कार इंडिका को लॉन्च किया गया। TCS जो पहले बेसिक डाटा एंट्री और मैनेजमेंट का काम करती थी, उसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में शिफ्ट कर दिया गया और उसे दुनिया के लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी के लिस्ट में खड़ा कर दिया गया। रतन टाटा के अंडर टाटा ग्रुप ने दुनिया के मशहूर ब्रांड्स को खरीदना शुरू कर दिया। टाटा टी ने उस वक्त के मशहूर टी कंपनी टेटली टी को एक्वायर कर लिया। टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को और टाटा मोटर्स ने जैगवार और लैंड रोवर जैसी कंपनीज को एक्वायर कर लिया। 2012 में रतन टाटा ने अपनी बढ़ती एज की वजह से एज ए चेयरमैन टाटा ग्रुप को रिजाइन कर दिया और अपनी जगह पर साइरस मिस्ट्री को चेयरमैन बना दिया, जिनकी 2022 में एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और आज रतरंजन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के चेयरमैन है। टाटा ग्रुप आज भी तेजी से तरक्की कर रहा है और जिंदगी के पहलू में इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों में अपनी भूमिका निभा रहा है।